नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स प्रबंधन, जो कि आरएएस मेंस के अंदर 20 मार्क्स का आता है। आरएएस मेंस में पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 3, पार्ट नंबर बी मैनेजमेंट, जिसे प्रबंधन हिंदी में बोलते हैं, से संबंधित 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें 15-15 शब्द के 5 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और 50-50 शब्द के 2 क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। टोटल 20 मार्क्स का आपकी विषय सामग्री है। सर्वप्रथम छात्रों, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आरएएस मेंस में इसे डालने का उद्देश्य क्या है, आखिरकार क्यों आरएएस में इसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट, तो पहली बात तो ये कि ये कॉमर्स से रिलेटेड, वाणिज्य से रिलेटेड विषय सामग्री है। इसमें 2 तरह के प्रबंधन की चर्चा वाले कंटेंट डाले गए हैं। एक तो व्यवसाय प्रबंधन, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, और एक डाला गया है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें 2 कंटेंट डाले गए हैं, व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन। चूंकि एक आरएएस अधिकारी को कई बार विभिन्न सरकारी विभागों में, जो कि एक कंपनी है, वहां पर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, प्रबंधन से रिलेटेड निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो प्रबंधन से रिलेटेड ज्ञान का होना भी उसमें आवश्यक है। ये आप जस्ट लाइक ऐसे समझ लो कि आप लोगों को एक शॉर्ट एमबीए की पढ़ाई कराई जा रही है। शॉर्ट में एमबीए की पढ़ाई कराई जा रही है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कराई जा रही है कि आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, प्रबंधन करना आना चाहिए। प्रबंधन न केवल व्यवसाय का अपितु वित्त का, दोनों का प्रबंधन करना आना चाहिए। सर, हम कौन सा व्यवसाय करेंगे जो हमें प्रबंधन करना आना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार का विभिन्न निकायों में, विभिन्न कंपनी में हित जुड़ा हुआ रहता है, पैसा लगा हुआ रहता है। कई कंपनियां हैं जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और उन कंपनियों की माली हालत कैसी है, इसका ध्यान रखने के लिए सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजती है, जो कि आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब उन्हें यदि इन मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं है तो वो उसको मैनेज कैसे करेंगे? वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां पर, तो उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है कि हाउ टू मैनेज बिजनेस, व्यवसाय का प्रबंधन कैसे करें, वित्त का प्रबंधन कैसे करें, कैसे समय पर कैसे स्टेप ले, उनमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, क्या होता है, किस तरह से होता है। बस इसी की जानकारी के लिए यह विषय सामग्री यहां पर डाली गई है। 1 by 1 हम इस विषय सामग्री को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले विषय सामग्री में लिखा हुआ है विपणन की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब बात आती है मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग को कई लोग एडवर्टाइजमेंट समझ लेते हैं। विज्ञापन और विपणन, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग सेम ही तो चीज है। मार्केटिंग बोल दो या एडवर्टाइजमेंट बोल दो, तो दोनों अलग अलग है। विज्ञापन जो शुरू होता है वो उत्पाद बनने के बाद होता है, जबकि विपणन का काम उत्पाद के बनने से पहले ही शुरू हो जाता है कि बाजार की मांग को पहचान कर, आवश्यकता को पहचान कर, लोगों की वेल्थ को ध्यान में रखकर हम उत्पाद का निर्माण करें और उसे जनता तक उपलब्ध करवा करके लाभ कमाएं। यही मार्केटिंग है, विपणन है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है और विपणन एक छोटा सा शब्द है। विपणन में, मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट शामिल है। तो इसकी मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इसमें हम अलग अलग तरह की अवधारणाएं पढ़ेंगे। जैसे एक अवधारणा थी, उस अवधारणा का नाम था उत्पादन अवधारणा। पुराने जमाने में चलती थी कि जो बना दो वो बिकेगा,
जो बना दो वो बिकेगा। फिर आई विक्रय अवधारणा, फिर आई मॉडर्न अवधारणा, सामाजिक भलाई का अवधारणा। जैसे किसी जमाने में जब बजाज बाजार का सर्वे सर्वा था, लीडर था टू व्हीलर सेगमेंट का, तो उसके स्कूटर का ये हाल था कि बना दो बिकेगा। वेटिंग चलती थी 1-1 साल की बजाज स्कूटर के लिए, जो हम बनाएंगे वो बिकेगा। धीरे धीरे बाजार में पॉलिसी चेंज हुई कि जो विज्ञापन करेगा उसका बिकेगा। फिर धीरे धीरे और भी पॉलिसी चेंज हुई कि जो ग्राहक को संतुष्ट रखेगा वो बिकेगा। तो हमें इसी तरह विपणन की कुछ अवधारणाएं पढ़नी है। पुरानी कौन सी थी, फिर बाद में कौन सी आई, फिर बाद में कौन सी आई, और अभी कौन सी चल रही। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। इसमें 4 P आते हैं। विपणन मिश्रण में 4 P आते हैं। कौन कौन से 4 P आते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन हम 4 P के अलावा 7 P भी पढ़ेंगे। 4 P क्या होते हैं, 7 P क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या है, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्लेस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रमोशन संवर्धन कैसे होता है। ये मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह से मार्केटिंग मिक्स काम करता है। देन इसके अलावा हम यहां पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। जैसे पहले होती है इनिशियल स्टेज, फिर होती है ग्रोइंग स्टेज, फिर होती है मैच्योरिटी स्टेज, और फिर होती है डिक्लाइन स्टेज। जब भी कोई नया उत्पाद आता है तो वो उसका सहसव चरण होता है, प्रारंभिक चरण होता है, यहाँ ग्रोथ कम होती है, लाभ भी बहुत कम होता है, कभी कभी तो हानि भी होती है। फिर आता है ग्रोथ, जिसमें यूं ग्राफ होता है, सीधा यूं से यूं, खतरनाक सेल होती है, खतरनाक लाभ होता है, शानदार तरीके से लाभ होता है। फिर मैच्योरिटी स्टेज, जो लाभ का ग्राफ था वो थोड़ा सा ढल जाता है और विक्रय अपने शीर्ष स्थल तक पहुंच जाता है। फिर डिक्लाइनिंग फेज आती है, सेल धीरे धीरे कम होने लगती है, लाभ धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर प्रोडक्ट बाजार से बाहर हो जाता है। इसको हमें पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से काम करता है। विपणन के अंदर हम देखेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देन स्टूडेंट्स, ये रहा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? ये विभिन्न श्रृंखलाओं का अध्ययन है जो माल को बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने में काम आती है। इसमें कौन कौन से बिंदु है, इसके लाभ क्या है, इसकी कमियां क्या है, विभिन्न सप्लाई चेन कौन कौन सी है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगला है प्रचालन तंत्र, ई वाणिज्य, ई विपणन और निगम आचार संहिता। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई मार्केटिंग क्या है? तो आज का युग ई कॉमर्स का युग है, ये आप लोग जानते हो। घर बैठे कोई भी वस्तु आप मंगवा लेते हो, काम में ले लेते हो, यही ई कॉमर्स है। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को बेचना, खरीदना, वो सब ई कॉमर्स से पढ़ेंगे। ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या है, किस तरह से ये आज के युग में परचेज और सेल को बदल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जो साइट्स है उनके द्वारा किस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बिना दुकान खोले, बिना बड़े बड़े शोरूम का खर्चा किए, बिना बड़े बड़े विज्ञापन किए वो लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपना उत्पाद ग्लोबली बेच पा रहे हो। यदि आप में क्वालिटी है तो पूरा विश्व आपके उत्पाद का मुरीद है, लाभ कमा रहे हो। उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ई मार्केटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे और कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। निगम की आचार नीति क्या होगी, एथिकल डिलेमा क्या है, सही और सही के बीच में सही का चयन कैसे किया जाएगा, कॉर्पोरेट के एथिक्स क्या है, किन किन नियमों का पालन करके व्यवसाय का संचालन किया जाता है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है धन के अधिकतमकरण की अवधारणा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या है? देखो, दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। लाभ का अधिकतमकरण और धन का अधिकतमकरण।
लाभ के अधिकतमकरण में संस्था का उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना है और धन के अधिकतमकरण में संस्था का उद्देश्य अपने कंपनी के शेयर के मूल्य में वृद्धि करना है कि लाभ चाहे कम हो जाए, हमारे शेयर का मूल्य मैक्सिमम रहे। लाभ का अधिकतमकरण मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म अवधारणा है, धन का अधिकतमकरण एक लॉन्ग टर्म अवधारणा है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या अपने अपने लॉजिक्स है, उनका अध्ययन करेंगे। देन स्टूडेंट्स, ये जो वित्त का स्रोत है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फाइनेंस के सोर्स क्या है? एक कंपनी में वित्त के धन प्राप्त करने के क्या क्या जुगाड़ है, किन किन स्रोतों से एक कंपनी को धन की प्राप्ति होती है, इनका वर्गीकरण क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स क्या है, शेयर किसे कहते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्षमता अंश होते हैं, अधिमान अंश होते हैं, क्षमता अंश कितने प्रकार के होते हैं, राइट शेयर क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, बोनस इशू क्या होता है, ईसओप क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, संचयी अधिमान अंश, गैर संचयी अधिमान अंश, शोधनीय अधिमान अंश, गैर शोधनीय अधिमान अंश, इनके बारे में पूर्ण जानकारी। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे अंश जो क्षमता अंश नहीं है वो अधिमान अंश है। फिर आप कहोगे सर क्षमता में इसका उल्टा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे अंश जिनमें अंशधारी जो है वो स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है, वोटिंग राइट आ जाता है, वो समता अंश है। तो क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ऋणपत्र क्या है, ऋणपत्रों के प्रकार क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इनके बारे में जानकारी। कॉमर्शियल पेपर क्या है, वाणिज्यिक प्रपत्र क्या है, ठीक है, जीडीआर क्या है, एडीआर क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये क्या है, ये हम इसी में पढ़ेंगे। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब शेयर का कितना रखना है, लोन का कितना रखना है। 10 लाख का इंतजाम यदि इस बिजनेस में करना है तो 10 लाख के कई सोर्स है। एक तो सारे 10 लाख के शेयर जारी कर दो, एक 1 लाख के शेयर जारी करो, 9 लाख का लोन ले लो। लोन भी 3 प्रकार है, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे, पूंजी संरचना में ये पढ़ेंगे कि धन का इंतजाम कहां से किया जाए कि उसकी लागत कम से कम रहे, रिस्क कम से कम रहे। कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर समझ गए, वित्त को कहां कहां से ले ताकि हमारी लागत कम से कम बैठे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर आता है लाभों का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड बोलते हैं, रिजर्व में डालेंगे, उनका डिवीजन, कौन कौन से रूल लगते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए क्या रूल है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, कैसे बंटवारा होता है, टैक्स से पहले होता है, टैक्स के बाद में होता है, किसकी सहमति से होता है, कम ज्यादा किया जा सकता है क्या, हानि होने पर दिया जा सकता है क्या, वगैरह वगैरह। देन अगला पॉइंट, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। बैंकिंग संस्थान में स्टूडेंट आपके बैंक आ गए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, और प्राइवेट की बात करें तो कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे आपके बैंक है जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल है। देन ये दूसरा नाम आया गैर बैंकिंग। गैर बैंकिंग को आप बोलते हो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कसर ये क्या होता है, तो ये केवल लोन देते हैं, लोगों से जमाएं स्वीकार नहीं करते। हाँ कसर कैसे, जैसे एसबीआई में आप पैसे जमा भी करा सकते हो और लोन भी ले सकते हो, लेकिन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कसर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस आपकी जमाएं स्वीकार करने के योग्य नहीं, मांग वाली जमा। कसर कैसे नहीं लेता, मांग वाली जमा। मांग वाली जमा मतलब जब आपकी इच्छा हो तब वापस से पैसे निकलवा लो। बैंक में तो ऐसा कर सकते हो आप कि जब आपकी इच्छा हो, आज जमा कराया कल निकालने पहुंच गए,
तो ये कहलाती है डिमांड डिपॉजिट। वो केवल बैंक स्वीकार कर सकता है, जो कि आरबीआई के नियंत्रण में है। जो एनबीएफसी है वो जमाएं तो स्वीकार करती है, लेकिन मांग वाली जमा स्वीकार नहीं करती। 2 साल के लिए जमा ले ली, 6 साल के लिए जमा ले ली, 8 महीने के लिए जमा ले ली, मांग वाली जमा नहीं लेता कि जब आदमी की इच्छा हो वो पैसे वापस लेने पहुंच जाए। वो जमाएं एनबीएफसी स्वीकार नहीं करती। दोनों में अंतर क्या है? एनबीएफसी का कंट्रोल सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। दोनों के कार्यों में क्या अंतर है, दोनों के द्वारा कैसे कैसे लोन दिए जाते हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे। देन अगली चीज, शेयर मार्केट। सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बियर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, इनका ज्ञान होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि सरकार का पैसा जिन कंपनियों में लगा हुआ है उन कंपनियों के बाजार भाव किस तरह से विचलित हो रहे हैं। उन कंपनियों का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करोगे। अब आपको पता ही नहीं डिविडेंड क्या होता है, बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, हमारे शेयर को कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। फिर देन एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय एक से ज्यादा देशों में हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, अमेजन का नाम सुना होगा, मैकडोनाल्ड का नाम सुना होगा। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल अपना व्यवसाय फैलाना है, लाभ कमाना सेकेंडरी, व्यवसाय फैलाना पहला। पूरे विश्व में छा जाए और केवल हमारा उत्पाद ही जिंदाबाद हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देन अगला टॉपिक, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? और ये विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोनों में क्या फर्क है? एफडीआई जो है वो सीधा निवेश करती है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, सीधा आई और निवेश कर दिया और लॉन्ग टर्म तक निवेश रखते हैं। एफआईआई सेकेंडरी बाजार में कंपनी के शेयरों के अंदर शेयर बाजार के थ्रू एंटर होते हैं और कभी भी आपका दामन छोड़कर भाग सकते हैं। तो आता है अखबार में एफआईआई की बिकवाली से शेयर बाजार धड़ाम। अब आपको पता होना चाहिए एफआईआई होता क्या है भाई, और एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। एफडीआई सीधा कंपनी से संपर्क करता है, शेयर खरीदता है। एफआईआई बाजार से, शेयर मार्केट से, लोगों से शेयर खरीद करके कंपनी में निवेश करता है, कभी भी बेच के बाहर हो सकता है। एफडीआई बाहर नहीं हो सकता। चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रारंभिक परिचय होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, नेतृत्व के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल क्या है, किस तरह से लीडरशिप की जाती है, इसकी शैलियों का अध्ययन करेंगे। ग्रुप बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, ग्रुप बिहेवियर क्या है, व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, आदमी की अभिवृत्ति क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन स्टाइल क्या है। क्योंकि आप लोगों को अपने अधीनस्थों से काम करवाना है, तो आप किस तरह से उनको मोटिवेट करते हुए अपना काम करवा सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें हैं। लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, समूह बना करके कैसे काम किया जाता है, समूह से कैसे काम लिया जाता है, टीम निर्माण हो गया। मोटिवेशन के अभिप्रेरण के सिद्धांत क्या है, इसमें बताया जाएगा अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, हर्जबर्ग का सिद्धांत, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी का सिद्धांत वगैरह वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप जानते हो कि जहां 4 बर्तन है तो आवाज तो आएगी। अब आपको इतना बड़ा पद दिया जाता है, आपको अपने अधीनस्थों से काम करवाना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, किस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में करते हुए आप उनसे काम ले पाते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट में समझेंगे, टाइम मैनेजमेंट में समझेंगे, समय प्रबंधन में किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है, काम की हायरार्की किस तरह से निर्धारित की जाती है, कौन सा काम फर्स्ट पर, कौन सा सेकंड पर, कौन सा थर्ड पर वगैरह वगैरह। स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, तनाव प्रबंधन को, काम करेंगे तो तनाव होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्ट्रेस को कम करने के तरीके क्या हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पास, प्रशिक्षण, विकास और आकलन प्रणाली। देखो स्टूडेंट, पहले जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस था उसमें था ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट,
लेकिन अब इसके दो पार्ट ही रख दिए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में, एक तो ट्रेनिंग और एक डेवलपमेंट। किस तरह से कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट में ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, ट्रेनिंग में संबंधित काम को सिखाने के लिए आवश्यक ज्ञान दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे किया जाता है, आदमी के एवेल्युएशन को कैसे नापा जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। देन अगला एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी क्या है, उद्यमिता क्या है। जोखिम लेते हुए नए विचारों के साथ नए उत्पाद और नई सेवा को बाजार में लाना ही उद्यमिता है। जैसे स्टूडेंट्स, आप एक प्रोग्राम शायद देखते हो, शार्क टैंक करके आता है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर आते हैं कि मैं एक ऐसी उपकरण लेकर आया हूं जो बाइक के ऊपर फिट हो जाएगा, बरसात में बाइकर की रक्षा करेगा, छोटी मोटी बरसात को हैंडल कर देगा और संबंधित नेविगेशन की फैसिलिटीज देगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये उद्यमिता से प्रेरित है। फिर स्टार्टअप्स क्या होते हैं, यूनिकॉर्न क्या है, कितने करोड़ की कैपिटल होने पर यूनिकॉर्न होगा, कितने करोड़ की कैपिटल होने पर स्टार्टअप्स माना जाएगा। वेंचर कैपिटल क्या है, एंजल इन्वेस्टर क्या है, एंजल इन्वेस्टर परिनिवेशक क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, कौन सी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर्स ने काम किया, जैसे टाटा ने काम किया, कार देखो में पैसे डाले, एंजल इन्वेस्टर है, किस तरह से डालते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, कितनी पूंजी डालने पर यूनिकॉर्न की संज्ञा होती है। स्टार्टअप्स की परिभाषा में क्या है, भारत में स्टार्टअप्स के प्रमोशन के लिए क्या किए जा रहे हैं, कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की जा रही है, उनमें ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबका ज्ञान उद्यमिता में बताया गया है। और लास्ट, अति आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी, नेसेसरी चीजों के बारे में जानकारी। आपको पता होगा कि जो पुलिस की सेवा है, जो बिजली की सेवा है, ये अति आवश्यक सेवा है। इनके कर्मचारी जनरली हड़ताल नहीं कर सकते, एस्मा लागू हो जाता है। तो इनके बारे में जानकारी, कौन कौन सी सेवाएं आती है। अब इसमें एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, हेल्थ केयर वेलनेस के बारे में बताया गया है, टूरिज्म के बारे में बताया गया है, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया गया है कि इनका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो कुल मिला के मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजों को संक्षिप्त में अपने को पढ़ना है और इनके बारे में अपनी राय को अभिव्यक्त करना है। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना है और अति आवश्यक सेवाओं के बारे में मैनेजमेंट में पढ़ना है, जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया और आपके हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया। इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें, वित्त से रिलेटेड चीजें, लीडरशिप मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें, इसके अलावा स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें, शेयर बाजार से रिलेटेड चीजें, अति आवश्यक सेवाओं से रिलेटेड चीजें, इनका अध्ययन हमें यहां पर करना है और इनका उद्देश्य आरएस अधिकारी को इनके बारे में प्रचुर ज्ञान प्रदान करना है, ताकि वह जब ऐसी परिस्थितियां आए तो स्वाभाविक रूप से निर्णय ले सके और अपने ज्ञान के आधार पर विश्लेषण कर सके। आई होप सो आपको इस विषय सामग्री का एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह विदा चाहता हूं। धन्यवाद।